जो मिनिमम टैक्स रहना है 20 लाख तक रहना है। इसी बजट में शिक्षा को कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर शिक्षा आगे नहीं बढ़ा, विकास भाषण से नहीं होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो बजट बढ़े तो हमको नुकसान ही है और ना भी बढ़े तो नुकसान ही है। मिडिल क्लास फैमिली जहाँ था अभी भी वही है। इंश्योरेंस का जरूरत क्यों है? वीडियो में विभिन्न प्रतिष्ठित पेशाओं और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्ति विशेष मौजूद हैं जो इस बजट को लेके अपना अपना विशेष राय हमारे साथ साझा करेंगे। अभी तो वित्त मंत्री ने उपस्थापित किया है। पूरी तरह उसको विश्लेषण करने के बाद और गंभीरतम अनुशीलन होगा। लेकिन जो हम देख रहे थे अभी वो पूरी कोशिश किए हैं कि उनके 1 साल तक जो राजनीतिक लक्ष्य है कैसे परिपुष्ट करेंगे। हम इतना कहेंगे बजट देखने के बाद 2014 से आज तक सरकार ने जो जो कार्यक्रम ने घोषित किया है वो सारे कार्यक्रम के लिए ज्यादा कोई वित्त की व्यवस्था नहीं है। नए नए नाम जोड़कर लोग को भ्रमित करने का दिख रहा। उसमें से एक भी अच्छा लाइन समग्र भारतवर्ष कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट में फैक्ट्री कंपनी की बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं है इस बजट में। 65% कृषि के लिए रहना चाहिए था। भारतवर्ष किसानों की देश है और यहाँ पे खेती ज्यादा है और हम उड़ीसा से बिलोंग कर रहे हैं। हमारा स्टेट भी आमतौर पर कृषि के आधार पर चलते हैं। अच्छा, मतलब कृषि को ज्यादा तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। और एक जो बात बोले राजनीतिक को भविष्य को देख के जो आगे तक 1 साल तक कैसे चलेगी राजनीतिक भविष्य को देख के उसके हिसाब में सरकार बजट पेश किए हैं। तो हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो भी हम मौजूद हैं। आइए उनके नज़र से देखते हैं कैसे बजट आम आदमियों को लेकर मध्यवित्त परिवार के लिए बजट कैसा रहेगा। देखिए, अभी जो बजट हुआ है अभी हम लोग उसमें ज़्यादातर विश्लेषण नहीं किए हैं। उसके बाद जो भी है, लेकिन एक बात सही है, जितना होना है हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडस्ट्री के लिए किंवा एमएसएमई के लिए जितना प्रोत्साहन करना है। देखिए, अगर देश उन्नति होना है तो एमएसएमई बहुत प्रभाव डालता है। उसके लिए अभी जो बोलते हैं आ रहे हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम है, जो भी है हकीकत में नहीं काम कर रहा है। उसके लिए भी ध्यान देना है। जो बैंकिंग के लिए बोला गया कि एमएसएमई के लिए ज़्यादा फाइनेंस करो, सब ठीक है, लेकिन हम लोग का चाहते हैं, हम जहाँ से आए हुए हैं उड़ीसा के हैं, जगन्नाथ धाम के हैं, वहाँ पे उड़ीसा के लिए कुछ ज़्यादातर बजट में एलोकेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ फोकस रहे। जो देखिए अभी कहा गया कि उड़ीसा में और केरला में और तमिलनाडु में एक रेयर अर्थ के लिए इंडस्ट्री आएगा। लेकिन जो स्पीड रेलवे में 7 कॉरिडोर बोला गया, उसमें चेन्नई से कलकत्ता के माध्यम में कोई कॉरिडोर नहीं है, वो भी जरूरी था। चेन्नई से कलकत्ता वो बहुत इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ, जो जीएसटी का रिफॉर्म्स तो पिछले 4 महीने से हो चुका है। अभी जितना भी है डायरेक्ट टैक्स के लिए होना था और पिछले साल जितना स्लैब बढ़ चुका था, लेकिन हम भी हमारा आशा था जो मिनिमम टैक्स रहना है 20 लाख तक रहना है। जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है उसके लिए 20 लाख से तक फ्री टैक्स रहना है।
और 50 लाख के बाद अगर 30% या 25% टैक्स रहेगा तो बेहतर होता था। टैक्स के बाद हमारे साथ यहाँ के कुछ शिक्षाविद भी हैं जो कि यहाँ पे मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, मतलब बहरमपुर के बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। सर, एजुकेशन सेक्टर में प्रायोरिटी सेक्टर है, टैक्सेशन के बात कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर में और क्या इम्पोर्टेंस मतलब ज़्यादा दे सकते थे सरकार जो कि नहीं दिए हैं? Actually, whenever we are thinking about education, it built by the human beings only. आदमी ही एजुकेशन बनाता है. So the government has never ever till from the time of independence never allocated more than 6% of its GDP to education. To be on top, our children should be educated enough to rule the world. By speech we cannot make ourselves as Vishwaguru. आप ये बोलना चाहते हैं कि कंप्लीट रिफॉर्मेशन चाहिए, ना केवल स्पीच में, ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये संपर्क में सीधा सलग मैं फिर से अनंत महांती जी के पास जाना चाहूँगा। सर, जैसे अभी सर बोले थे खाली स्पीच में विश्वगुरु नहीं बन सकते हैं, तो मेरा सवाल ये है, बजट के ऊपर आलोचना चल रहा है, बजट में एजुकेशन एक प्रायोरिटी सेक्टर है, इसके ऊपर रिलैक्सेशन भी कुछ ज़्यादा रह सकता था जितना मतलब सरकार अब तक नहीं दी है। नहीं, 2020 से 2026 तक अभी तो सारे बजट जो उपस्थापना हुआ ना, सारे को अनुशीलन करेंगे तो आप पता चल जाएगा कि अभी 26-27 जो बजट भी हुआ उसमें एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है ज़्यादा, वही 6.3 से बजट सीमित है। ऐसी बजट में शिक्षा को कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर शिक्षा आगे नहीं बढ़ा तो देश की प्रगति कभी भी नहीं होगा। सरकार तो यहाँ पे दावा कर रही है कि हम प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। देखिए, सरकार बोलेंगे, सरकार को शासन करना है, क्षमता में रहना है, और क्षमता के रहने के लिए जो सारे शब्द हैं ना, उन लोगों को वैसे ही उच्चारण करना पड़ेगा। इसीलिए वो कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र स्तर में आप जाएंगे ना, केंद्र सरकार की भाषाएं और क्षेत्र की जो अवस्थाएं बहुत सा ढेर सारे फर्क है इसको। लेकिन वो जो बातें के साथ वो क्षेत्र स्तरीय के रियलिटी एक होना चाहिए। अगर एक होगा ना तो ज्यादा तरफ से विकास होगा। विकास भाषण से नहीं होता है। जी, बहुत ही बढ़िया बात। मतलब अनंत महांती जी, मतलब महांती जो है जो वो भी समर्थन करते हैं, विकास जो है भाषण से नहीं होगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सरकारी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। आइए सीधा सलग उनके पास भी जाते हैं। वैसे कैसे देखें? वैसे तो हम ऐसे कुछ बजट में कुछ हमको कुछ फायदा हुआ ही नहीं है। एज ए वुमेन, एज ए हाउसवाइफ, एज ए स्टूडेंट, हम जितना देख रहे हैं बजट में हमको कुछ भी मतलब आगे के लिए या कुछ भी हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत कमी है। तो ऐसे देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बजट बढ़े या कम है ऐसा तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, लग रहा है जैसे भी है। बाकी रही जैसे हम एज ए वुमेन हमको जितना चाहिए जैसे कि फैसिलिटीज वगैरह, जैसे कि हॉस्पिटल फैसिलिटी हो या घर का फैसिलिटी हो या हमारी डेली लाइफ फैसिलिटीज हो, जैसे कि होम रेमेडीज घर में जितने भी आते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो बजट बढ़े तो हमको नुकसान ही है और ना भी बढ़े तो नुकसान ही है। और स्टूडेंट के हिसाब से अगर बोलूँ तो स्टूडेंट के हिसाब से मैं जितना भी हमको पढ़ें या जो भी है जितना फैसिलिटीज देखें तो अभी पढ़ने के हिसाब से अब छोटे से भी अगर कहीं स्कूल जाए या कॉलेज भी जाए या घर में भी अपने इंस्टीट्यूशन कुछ भी जाए, हमारे बजट बढ़ने के हिसाब से हम पढ़ाई का हिसाब से और जितना हम पढ़ें तो उस हिसाब से पैसा भी भरना ही पड़ता है। और जितना भी हम पैसा देते रहें, जितना स्कॉलरशिप पाए या स्कॉलरशिप ना भी पाए, हमको कोई बजट के हिसाब से कुछ मिलता भी नहीं है। गेस्ट मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो वुमेन एम्पावरमेंट है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के वुमेन एम्पावरमेंट सेल्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी हैं। तो आइए जानते हैं ये बजट में जो बोल सकते हैं महिला सशक्तिकरण, जिसके ऊपर सरकार निर्वाचनी बैतरणी पार कर रही थी बोल के कह सकते हैं, महिला सशक्तिकरण, उसको यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है? इस बजट कुछ मुझे तो इतना खास नहीं लग रहा है क्योंकि पिछले बजट में भी इसी महिलाओं के ऊपर जो बजट आया था कि ग्रामीण महिलाएं हैं जो एसएचजी ग्रुप के थ्रू उनका जो इनकम सोर्स अच्छा होना चाहिए, या जो मिडिल क्लास फैमिली की जो औरतें हैं और बच्चे हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ पिछले बजट में आया था। और इस बजट में भी गवर्नमेंट ने ऐसे ही बोला है
लेकिन देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली जहाँ था अभी भी वही है, और मिडिल क्लास फैमिली के जो औरतें जैसे भी मतलब उनकी लाइफस्टाइल थी उससे भी घटिया हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों को तो टैक्स उतना ही देना पड़ रहा है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस बजट में कोई राहत नहीं है। जो हुआ है बड़े लोगों के लिए हुआ है, और ये जो जीएसटी का, इनकम टैक्स का पहले भी गवर्नमेंट ने बोला था कम कर दिया है, और इसी बजट में टैक्स के बारे में तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। हर बार मिडिल क्लास फैमिली और ये जो लोअर क्लास फैमिली होती है वही शोषण होती है। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली के लिए राहत ला सके या महिलाओं के लिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर, महिला के ऊपर, या जो मिडिल क्लास, जो हम लोग जो ग्रामीण से आते हैं उन लोगों के लिए इस बजट में कुछ होना चाहिए था, जो अभी नहीं हुआ है। विभिन्न पेशों से मतलब जो है मतलब हमारे साथ आके आज जुड़े थे, मिलित ओपिनियन बोल सकते हैं, मिलित प्रतिक्रिया बोल सकते हैं, जो कि आई थी बजट के ऊपर। और भी तो बजट कल अधिवेशन में सबमिट होना है, इसके ऊपर और भी आलोचना जारी रहेगी। उड़ीसा से रूपेश कुमार पंडा की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।